ये बात है अर्ली 2000 की, जब चाइना में टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप तेजी से बदल रहा था। मोबाइल फोन्स एक रेवोल्यूशन की तरह पूरी दुनिया में फैल रहे थे और इसी दौरान 3G लाइसेंस भी इश्यू होने वाले थे। इंटरनेट सर्विस कंपनीज चारों तरफ खुल रही थी और सिर्फ 2 साल में चाइना के इंटरनेट यूजर 70 मिलियन से बढ़कर 320 मिलियन तक पहुंच गए। इस ह्यूज मोबाइल इंटरनेट वेव को कैप्चर करने के लिए रोज नए स्टार्टअप्स चाइना की हर बड़ी सिटी में रजिस्टर हो रहे थे। बड़े प्लेयर जैसे अलीबाबा और इसके साथ और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज इस वक्त सेटअप हो रही थी। इसी दौरान एक यंग लड़का जिसको कोडिंग का बहुत शौक था और वो अपनी इस हॉबी में इतना स्किलफुल हो चुका था कि बहुत जल्द ही चाइना की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज का CEO बन गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के फाउंडर ली जुन की। 2007 तक ली जुन किंगसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी का CEO रहा। ली ने यहाँ 16 साल तक काम किया, लेकिन अब वो किंगसॉफ्ट के प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा था, लेकिन उसको उसकी मर्जी के मुताबिक चेंजेस नहीं करने दिए। सो फाइनली उसने यहाँ से रिजाइन कर दिया। जॉब छोड़ने के बाद ली को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आई, वो ये कि आने वाले कुछ मंथ्स में मोबाइल फोन्स की डिमांड बूम करने वाली है। सो वो सोचने लगा कि क्यों ना उसको कुछ देर के लिए कोडिंग को साइड में रख के मोबाइल फोन्स रेवोल्यूशन की बहती गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के स्टार्टअप में राइट टाइमिंग एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ये वही टाइम था जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया था, वहीं सैमसंग ने भी एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लिया था। उस वक्त मोबाइल फोन्स की ग्लोबल मार्केट में नोकिया, मोटोरोला, एप्पल और सैमसंग रूल कर रहे थे और चाइना में ZTE, हवावी और लिनोवा जैसे ब्रांड का डोमिनेशन था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मोबाइल फोन मार्केट में कुछ प्रॉब्लम थी। या तो प्रीमियम फोन्स बहुत महंगे थे या फिर लोकल ब्रांड्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे थे। एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं था। यहाँ ली जुन को राइट टाइमिंग के साथ साथ एक बहुत बड़ा मार्केट गैप भी समझ आया। लेकिन ली के लिए प्रॉब्लम ये थी कि फोन बनाना सॉफ्टवेयर बनाने से अलग था और उसे फोन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ली अपने इस नए वेंचर का फाउंडेशन एक टैलेंटेड टीम के साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने शुरू के 1 साल में अपना 80% टाइम नए टैलेंट ढूंढने में लगाया। 6 अप्रैल 2010 में एक छोटे से ऑफिस के साथ Xiaomi की शुरुआत हुई, लेकिन उस वक्त Xiaomi की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने से हुई। एक्चुअली ली सबसे पहले एक अपना यूजर इंटरफेस डेवलप करना चाहता था। वो चाहता था कि ये MIUI यानी Xiaomi UI एक विकिपीडिया ऑफ मोबाइल OS बन जाए, जिसमें हर यूजर अपना कंट्रीब्यूशन करे। 16 अगस्त 2010 को MIUI का पहला वर्जन ऑफिशियली रिलीज किया गया और Xiaomi के फर्स्ट 100 यूजर को एक अनफॉरगेटेबल रिवार्ड दिया गया। दरअसल इन यूजर्स के फोन की वेलकम स्क्रीन पे Xiaomi के लोगो की जगह उनके नाम विजिबल होते थे, यानी जब वो फोन ऑन करते थे तो उनके फर्स्ट 100 यूजर्स के नाम शो होते थे इंस्टेड ऑफ एनी लोगो। इस सिंसियरिटी और बेहतरीन एक्सपीरियंस ने MIUI को पॉपुलर बना दिया। MIUI फोरम एक कम्युनिटी बन गया फीडबैक और नए आइडियाज के लिए, और जब एप्पल अपने UI को साल में सिर्फ एक बार अपडेट करता था, MIUI वीकली अपडेट्स देने लगा। फोन लॉन्च होने से पहले ही Xiaomi के 5 लाख लॉयल फैन बन चुके थे। अब बारी थी फोन बनाने की। दुनिया के सारे बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना था कि प्रीमियम फोन बनाना और सस्ता बेचना इज ए फाइनेंशियल सुसाइड। एप्पल का आईफोन मॉडल 4S चाइना में $800 में बिक रहा था। Xiaomi अपने फोन को सिर्फ $320 में बेचना चाहता था, वो भी प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस के साथ। उस वक्त सब लोग कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ली को पता था कि सक्सेस के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। ली ने डिसाइड किया कि वो मास प्रोडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ एक फोन मॉडल बनाएगा लेकिन बेस्ट क्वालिटी के साथ। और कास्ट कम करने के लिए ली ने कुछ ऐसा सोचा जो आज तक किसी के माइंड में नहीं आया था। ली की इस कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी को हम वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब सब कुछ रेडी था और बारी थी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की, लेकिन क्योंकि Xiaomi एक बिल्कुल नई और अनएक्सपीरियंस्ड कंपनी थी, इसलिए कोई भी सप्लायर उन्हें रॉ मटेरियल नहीं दे रहा था। हालत ये थी कि स्क्रू सप्लाई करने तक का सप्लायर भी Xiaomi के पास नहीं था। तब ली जुन खुद सप्लायर के पास जाने लगे, उनको अपना विजन बताने लगे, इंटरनेट फोन कंपनी का कंसेप्ट समझाने लगे, लेकिन कोई भी उनको सीरियस नहीं ले रहा था। फाइनली ली ने जापान के कुछ सप्लायर्स के पास जाने का फैसला किया और किसी तरह उन्होंने जापान की एक बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी शार्प कॉर्पोरेशन जैसे बड़े सप्लायर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। लेकिन जब फाइनली मीटिंग सेट हुई और ली को इसके लिए जापान जाना था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने Xiaomi की शुरुआत के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी। 11 मार्च 2011 को जब ली अपने 3 ऑफिशियल्स के साथ जापान जाने वाला था, ठीक उसी वक्त जापान को एक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिला कर रख देता है।
बहुत डिस्कशन के बाद और टीम के मना करने के बाद भी ली ने जापान जाने का फैसला किया। फाइनली वहां पहुंच के 5 घंटे के इंटेंस नेगोशिएशन के बाद शार्प फाइनली मान गया Xiaomi का सप्लायर बनने के लिए। जब लोगों ने देखा कि शार्प जैसे जायंट ने भी Xiaomi पर भरोसा दिखाया है तो और सप्लायर्स भी Xiaomi के बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट लेने लगे। एक और क्रूशियल सप्लायर था Qualcomm, जो कि एक चिप मेकर है। काफी एफर्ट के बाद Xiaomi ने Qualcomm के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और उनके सबसे एडवांस प्रोसेसर को एक्वायर किया। अब जब सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिल गए और Xiaomi ने पहला फोन मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, एक्साइटमेंट स्काई हाई थी। सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा, लेकिन तभी एक बड़ा चैलेंज सामने आया। Qualcomm ने एक नया और एडवांस ड्यूल कोर 1.5 GHz प्रोसेसर लॉन्च कर दिया, जिसने Xiaomi के द्वारा ऑलरेडी खरीदे गए 1.2 GHz चिप्स को पुराना बना दिया। Xiaomi ने प्रोसेसर खरीदने में ऑलरेडी $6 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे। ये Xiaomi के लिए एक बड़ा सेटबैक था। अब पूरी Xiaomi टीम एक कंफ्यूजन में फंस गई थी। को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब अगर वो इस ब्रांड न्यू फोन को पुराने प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर देते तो वो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही आउट ऑफ द रेस हो जाता और Xiaomi की रेपुटेशन भी एज ए न्यू फोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। लेकिन अगर नया प्रोसेसर ऐड करते तो पिछली सारी इन्वेस्टमेंट के लॉस के साथ साथ नई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। लेकिन ली ने इस वक्त एक रिस्की और बोल्ड डिसीजन लिया। उसने पुरानी इन्वेस्टमेंट के लॉस की फिक्र नहीं की, बल्कि अपने फोन की रेपुटेशन के बारे में सोचा। ली का मानना था कि अगर प्रीमियम फोन बनाना है तो बेस्ट कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। दिसंबर 2011 को ली ने Xiaomi का पहला मेजर लॉन्च इवेंट होस्ट किया। उस वक्त तक लोग बहुत डाउटफुल थे कि इतनी कम प्राइस में एक स्मार्टफोन कैसे मिल सकता है। वहीं जब Xiaomi के पहले फोन मॉडल Mi 1 के स्पेसिफिकेशन रिवील हुए, ड्यूल कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 1GB रैम और 4 इंच शार्प डिस्प्ले इनमें से सबसे अहम चीज थी। यानी ये सारे स्पेसिफिकेशन iPhone 4S के बराबर थे, लेकिन Xiaomi Mi 1 की प्राइस iPhone 4S के मुकाबले में आधी थी। फिर जो हुआ उसने सिर्फ Xiaomi को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। 3 लाख Mi 1 फोन पहले 2.5 घंटे में सॉल्ड आउट हो गए। यानी जो सेल प्रोजेक्शन पूरे लाइफ साइकिल के लिए था वो एक दिन में क्रॉस हो गया। लेकिन वहीं ली Xiaomi ब्रांड को सिर्फ फोन तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता था। उसका कुछ और बड़ा प्लान था। उसने Xiaomi के फ्यूचर को 3 एराज में डिवाइड किया। नंबर 1 मोबाइल एरा, जहां Xiaomi दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड बनेगा। नंबर 2 स्मार्ट डिवाइसेस एरा, जहां Xiaomi हर घर के लिए एक स्मार्ट और एफोर्डेबल डिवाइस बनाएगा। थर्ड एरा के बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। हो सकता है वो फ्यूचर की डिमांड को माइंड में रखकर डिसाइड करेगा, यानी वो एक सरप्राइज भी हो सकता है। एनीहाउ, ली जॉन को अब तक 3 साल के एक्सपीरियंस से ये बात समझ आ गई थी कि स्मार्टफोन की सेल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना। 2014 में टीम को समझाते हुए उसने व्हाइट बोर्ड पे लिखा 1+4+10। ये उसकी एक बिजनेस स्ट्रेटजी थी। यानी जब वो एक स्मार्टफोन बनाएगा तो उसके साथ 4 और चीजें बनाएगा, टीवी, वाईफाई रूटर, स्पीकर और लैपटॉप। और वहीं इन 5 आइटम्स के साथ वो 10 और स्मार्ट डिवाइसेस बनाएगा। ली Xiaomi को सिर्फ एक फोन ब्रांड तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता था, बल्कि वो एक प्रॉपर इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बनाने जा रहा था। 2015 तक Xiaomi ऑनलाइन मोड ऑफ सेलिंग से 7 करोड़ फोन बेच चुका था। लेकिन हाई ग्रोथ के साथ साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आने लगे। एक्चुअली Xiaomi अर्बन एरियाज में तो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन स्मॉलर सिटीज और रूरल एरियाज में Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स मार्केट में डोमिनेंस रखते थे। Xiaomi जो कि अभी तक Samsung की स्क्रीन यूज करते आ रहा था, लेकिन इस मौके पर Samsung ने उसे स्क्रीन देना बंद कर दिया। और वहीं MIUI पे ज्यादा ऐड आने लगे जो लोगों को परेशान कर रहे थे, और लोग अब Xiaomi के अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने लगे थे। इन सब इश्यूज की वजह से Xiaomi की ऑनलाइन सेलिंग में 36% की भारी डिक्लाइन हुई और साथ ही Mi Note मार्केट में आने से पहले ही फ्लॉप हो गया। तब ली ने रियलाइज किया कि अब टाइम आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए। सितंबर 2015 में पहला ऑफलाइन Mi होम स्टोर बीजिंग में ओपन हुआ। Oppo Vivo अपने रिटेलर्स को 25% तक का मार्जिन दे रहे थे, जबकि Xiaomi अगर इतना मार्जिन देता तो उसके फोन्स की प्राइस बढ़ जाती। वहीं Xiaomi की सक्सेस का सबसे बड़ा राज बेस्ट क्वालिटी इन लो प्राइस था। तब ली ने एक और स्मार्ट आइडिया ट्राई किया। फोन के साथ साथ Xiaomi इकोसिस्टम के दूसरे प्रोडक्ट को भी स्टोर में डिस्प्ले किया गया। अब स्टोर्स में फोन के साथ साथ Xiaomi के राइस कुकर, एयर प्यूरिफायर्स और दूसरे स्मार्ट गैजेट्स सेल हो रहे थे। इस तरह फोन खरीदने वाले कुछ कस्टमर्स 2 से 3 दूसरे प्रोडक्ट भी खरीदने लगे, जिससे Xiaomi को ठीक ठाक प्रॉफिट होने लगा। इस स्ट्रेटजी से स्टोर्स प्रॉफिटेबल होने लगे।
2016 तक Xiaomi की ऑफलाइन सेल्स 24.8% तक पहुंच गई। बट ली ने सिर्फ सेलिंग्स पे ही नहीं ध्यान दिया, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और दूसरे हर एक डिपार्टमेंट्स में रिफॉर्म्स किए। 2017 आते आते Xiaomi का चार्ट ऑफ ग्रोथ फिर से ग्रीन होने लगा। इस साल Xiaomi ने 91.4 मिलियन फोन्स बेचे और 114.6 बिलियन यॉन का रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी 67.5% की ग्रोथ के साथ। Xiaomi अब सिर्फ एक स्मार्टफोन ब्रांड नहीं था, बल्कि वो अब एक फुल स्मार्ट टेक इकोसिस्टम बन गया था। Xiaomi की शुरुआत सिर्फ 14 एम्प्लॉइज के साथ हुई थी, लेकिन 2019 तक वो एक ग्लोबल टेक जायंट बन चुका था, वो भी एक डाइवर्स प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो और मैसिव कनेक्टेड डिवाइसेस इकोसिस्टम के साथ। लेकिन बीइंग ए चाइनीज बिजनेस ओनर, ली शुरू से ही जानता था कि यूएस और चाइना का कोल्ड वॉर कभी भी Xiaomi के लिए खतरा बन सकता है, और यूएस की तरफ से कब किस चाइनीज ब्रांड को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए ली Xiaomi का फ्यूचर और ज्यादा सिक्योर करना चाहता था, जिसके लिए वो Xiaomi के इकोसिस्टम को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचने लगा। जब ली Xiaomi के डाइवर्सिफिकेशन पे रिसर्च कर रहा था, तो तब उसको पता चला कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो वो होगी ईवीज की, और इस तरह Xiaomi की ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री होती है, और यहाँ से Xiaomi का वो थर्ड एरा भी शुरू होता है जिसको हमने पीछे डिस्कस किया। ईवी बनाने के लिए ली ने मोबाइल के बिजनेस प्लान को फॉलो करते हुए सबसे पहले एक एक्सपर्ट की टीम बनाई और साथ में खुद भी ईवीज के बारे में रिसर्च में हिस्सा लिया, जिसके लिए उसने 170 से ज्यादा कार्स के टेस्ट ड्राइव्स लिए, डीलरशिप्स विजिट किए और फ्यूचर कार इंडस्ट्री की नीड्स और डिमांड्स के बारे में अच्छे से जाना। 4 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद दिसंबर 2023 में Xiaomi ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जिसका नाम है Xiaomi SU7। SU7 के स्पेसिफिकेशन इंप्रेसिव थे, डिजाइन स्लीक था और प्राइस भी काफी कम्पिटिटिव रखी गई। लॉन्च के 24 घंटे के अंदर ही SU7 के लगभग 90,000 प्री ऑर्डर बुक हुए, जो कि अगेन Xiaomi की अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा थी। इस मैसिव सक्सेस से ली ने ये प्रूव किया कि वो अब सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि मार्केटिंग एक्सपर्ट बन चुका है। SU7 की सक्सेस के बाद Xiaomi ने अपना इकोसिस्टम पजल कंप्लीट कर लिया, यानी स्मार्ट होम्स के सारे स्मार्ट डिवाइसेस वो पहले ही लोगों के घरों में एंटर कर चुका था। अब बस उस घर की कार जिसमें एक फैमिली अपने घर के बाद सबसे ज्यादा वक्त गुजारती है, उसको भी इस इकोसिस्टम में ऐड कर दिया, जहाँ लोगों की कार और होम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। अब लोग कार में बैठ के बस वॉइस कमांड से अपने घर के सीसीटीवी कैमरास, एसी, फ्रिज और हर एक दूसरी स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, और वहीं घर में बैठ के अपनी कार को। इस तरह सिर्फ 13 साल में Xiaomi एक छोटे से स्टार्टअप से एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बन गया। लेकिन एक सवाल जो हम सब के माइंड में है कि Xiaomi आखिर इतनी कम प्राइस में टॉप नॉच प्रोडक्ट कैसे बेच रहा था, वो भी जब चाइना के प्रोडक्ट क्वालिटी के मामले में ऑलरेडी बहुत बदनाम थे। Xiaomi ने शुरू में अपने सारे फोन सिर्फ ऑनलाइन बेचे। इसका मतलब ये है कि शुरू में Xiaomi के फोन्स रिटेल शॉप और ऑफलाइन स्टोर में अवेलेबल नहीं होते थे। Xiaomi ने किसी मिडिलमैन का यूज नहीं किया, यानी बाकी कंपनी एक फोन बेचने के लिए 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करती हैं और हर स्टेप्स पे कुछ न कुछ पे करना पड़ता था। इसके अलावा शॉप्स या शोरूम्स के रेंट की कॉस्ट भी देनी पड़ती थी, जिससे अल्टीमेटली उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हाई होती चली जाती थी। लेकिन Xiaomi ने अपने फोन्स ऑनलाइन बेचकर ये सारी कॉस्ट बचा ली और वो अपने फोन सीधे कस्टमर को बेचने लगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न या अपनी वेबसाइट पर। इस तरह ये एक डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग मॉडल बन गया, जिसका फायदा ये हुआ कि फोन की प्राइस लो रही, कस्टमर्स को अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फोन कम प्राइस में मिले। वहीं Xiaomi अब डायरेक्टली अपने कस्टमर या बायर्स से कनेक्ट हो रहा था और उनकी फीडबैक्स पे काम करके फोन की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव होने लगी। इसके अलावा Xiaomi के पास एक मैसिव कस्टमर डेटा भी आ गया, जिसको उसने अपने दूसरे प्रोडक्ट बेचने और कस्टमर साइकोलॉजी पे रिसर्च करने में इस्तेमाल किया। तो ये थी Xiaomi की सक्सेस स्टोरी। आप Xiaomi के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें, ताकि हम आने वाली वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएं। वहीं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।